सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न्स। आपको एक रूल फाइंड आउट करना है, आपको एक रूल बनाना है जो कि हमको ये बताए कि कितनी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें नीचे पैटर्न्स दिए हुए हैं उनको बनाने में। अब ये पैटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है चाहे वो डिज़ाइन हो, सिंबल हो, अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, जब वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, एक के बाद एक वही चीज़ बना होता है, तो हम कहते हैं वो एक पैटर्न है। ठीक है, जैसे यही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए वाला पार्ट देख लेते हैं। अब पैटर्न ऑफ लेटर टी, तो लेटर टी का पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे हमारा टी बना है तो यही टी बार बार रिपीट होता हुआ जाए, एक टी उसके बाद दूसरा टी, तीसरा टी, इस तरह से लगा जाए। किसी भी डिज़ाइन में किसी भी ऑर्डर में से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब वही चीज़ बार बार लिखी जाती है या बनाई जाती है तो हम कहते हैं एक पैटर्न बनना है। तो पैटर्न को बनाने में जितनी भी माचिस की तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको एक रूल बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, इस तरह से। अब टी बनाने के लिए हमको कितनी माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। एक हमने ये लगाया और दूसरा हमने ये लगाया, बन गया हमारा टी, यानी 2 माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी टी बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न की बात हो रही है, यानी सिर्फ एक टी नहीं है, टी के बाद टी फिर टी, इस तरह से लगता हुआ चला जा रहा है। कितनी बार है ये अभी हमको नहीं पता। जैसे मान लो हमारे पास 2 टी है, उसका पैटर्न बनना है, तो एक टी हमारा ये हो गया, दूसरा टी हमारा ये हो गया। 2 टी है ना, तो एक टी बनाने में हमने देख लिया कितने टी की ज़रूरत, कितने मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 2। तो 2 टी हमारे पास हैं तो 2 और 2 यानी टोटल 4 मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। 4 माचिस की तीली अगर हमारे पास हो तो 2 टी हमारा बन सकता है। इस तरह से मान लो हमारे पास 3 टी है, टी टी और टी, इसको मिला के एक पैटर्न बनना है, लाइन से टी टी लगा हुआ है, तो 2 2 2 इन सबको ऐड कर लो, यानी 6 माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर मान लो हमारे पास 4 टी है तो उसमें कितना लगेगा, 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज़ 8। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये 1 टी है, यहाँ पर 2 टी हमने लिया है, यहाँ पर 3 टी लिया है, यहाँ पर 4 टी लिया हुआ है। अच्छा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 ये लिख सकते हैं। भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो 2 × 1 = 2 हम लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 3 = 6 होता है। इस तरह से 2 4 = 8 होता है। यहाँ से देख के आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर 1 टी हमारे पास है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टी हमारे पास है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से। अगर मैंने कह दिया कि हमारे पास कितना टी है, n टी है, n नंबर ऑफ टी है, n कितना अभी हमको नहीं पता, ठीक है, n मान लेते हैं, n नंबर ऑफ टी है, तो यहाँ पर ये 2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब कोई नंबर और अल्फ़ाबेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, यानी इसको हटा भी सकते हैं। जैसे 2 × n लिखा हुआ ना, तो उसको सिंपल हम 2n लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये n क्या है, क्या बला है ये n। तो n हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी रखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा 5 की वैल्यू फिक्स है, 5 को आप 6 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना सकते, 4 नहीं बना सकते, 5 ही रहेगा। लेकिन मैंने कह दिया n, तो इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी, 3 भी, कुछ भी मान सकते हो। तो ये जो हमने 2n बनाया है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम जो बार बार टी बना के गिन रहे थे कि हाँ कितनी माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमसे पूछा है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरे पास जो टी लगे हुए हैं पैटर्न के अंदर वो 50 है, 50 टी लगे हुए हैं, कितनी माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ेगी इस 50 टी को बनाने के लिए। तो जितना पूछा है ना आपको, बस n की वैल्यू वही रख दो। जैसे मैंने कह दिया कि हमारा जो पैटर्न बना है टी का, उसके अंदर 50 टी है, तो कितनी मैजेस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने रूल बना लिया, ये रूल बन गया है 2n, उसमें हम क्या करेंगे, बस 50 रख देंगे। 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर हमारे पैटर्न के अंदर 50 ठो टी लगे हुए हैं तो उसको बनाने में 100 माचिस की तीली लगेगी। ठीक है, रूल बनाने का मकसद ये है। 30 पूछ लिया तो n की जगह 30 रख दो। 104 पूछ लिया कि 104 टी लगे हुए हैं, कितनी माचिस तीली की ज़रूरत पड़ेगी, 104 रख दो n की जगह। ठीक है, तो समझिए रूल बनाने का मकसद क्या है कि जितना हमसे पूछा होगा बस n की जगह वही रख देंगे। अब आप कहोगे ये n में ऐसी क्या खास बात है, भाई वेरिएबल आप किसी को भी मान सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो, x भी वेरिएबल है, y भी है, z भी है, a भी है, b भी है, l भी है, m भी है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जब किसी नंबर की बात होती है ना,
तो n फॉर नंबर, इसीलिए n हम लगा देते हैं, ठीक है। जब जहाँ नंबर की बात हो वहाँ n मान सकते हो, बाकी मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए और आपने रूल बना लिया कि किस तरह से हमको करना है। तो अब सारे पार्ट हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। टी वाला पैटर्न है ना, तो एक टी बनाने में हमने देखा 2 माचिस की तीली की जरूरत पड़ेगी, तो 2 लिखा, n लगा दिया, बस ये हो गया। बी वाले में क्या कह रहा है कि लेटर z हमको बनाना है, तो z कैसे बनेगा? देखो z बनाने के लिए हमको एक माचिस की तीली ये लगा लिया, दूसरा ये लगा लिया, तीसरा ये लगा लिया, यानी 3 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 3 लिखा, n लगा दिया, तो 3n इसका रूल हो गया। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यू बनाने में देखो कैसे कितना जरूरत पड़ेगी, एक माचिस तीली ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 3n, बस n लगाते जाना है। वी बनाने के लिए एक हमने ये लगाया, दूसरा ये लगाया, यानी 2 माचिस की तीली जरूरत पड़ेगी, 2n हो गया। ई बनाने के लिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी 5 की जरूरत पड़ेगी, तो 5n हो गया। एस बनाना है, एस कैसे बनेगा? एक हमने ये लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, यहाँ पर भी हमें 5n हो गया। ए बनाना, ए कैसे बनेगा? एक मैचस्टिक ये लग गई, दूसरी ये लग गई, तीसरी ये लग गई, चौथी ये लग गई, पांचवी और छठी, हो गया, ए बन गया, यानी यहाँ 6 लगा दो, 6n हो गया। तो देखा आपने, बस यही करना है, जितनी माचिस तीली जरूरत पड़ेगी उसके साथ n को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है? वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ LCF। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने कि LCF इसका पैटर्न क्या है, यानी L बनाने में, C बनाने में, F बनाने में कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सम ऑफ द लेटर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसके अंदर कुछ लेटर ऐसे हैं, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, यानी L का जो रूल है वो सेम उसी का है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। आपको क्या करना है, वो कौन कौन से हैं आपको ये पता करना है। व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ ये आपको पता करना है। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं जो हमारा L है इसका रूल क्या होगा। L कैसे बनेगा? एक मैचस्टिक हमने ऐसे लगा दी, दूसरी ऐसे लगा दी, यानी 2 की जरूरत पड़ेगी, तो रूल क्या बन गया? 2n बन गया। अब आप देखो किसका रूल 2n बनना है। ये जो ऊपर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, एक तो आपका ये ए वाले पार्ट में, यहाँ देखो 2n बनना है, दूसरा और कहाँ बनना है? ये बनना है V में 2n, डी वाले पार्ट में। तो इस सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ए वाले पार्ट में और दूसरा क्या? डी वाले पार्ट में। इन दोनों पार्ट के अंदर जो रूल हमें निकल कर आ रहा है, क्या रूल आ रहा है? 2n, वो उसी का है, यानी सेम है जो कि L का रूल है। L का भी 2n है, यही हमको बताना था। क्यों ऐसा हो रहा है इसका रीजन भी बताना, तो रीजन भी आप लिख सकते हो। तो रीजन ये होगा बिकॉज द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर इन ईच ऑफ देम इज 2। रूल सेम इसलिए बनना है क्योंकि जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं उसमें जो लेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में 2 ही माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ रही है। L में भी 2 पड़ रही है, और जो हमने T बनाया था और V बनाया था, यानी जो हमारा A और D पार्ट में दिया है उसके अंदर भी 2 की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए रूल सेम है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स क्या होते हैं? जो नए नए आर्मी में भर्ती होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की जाती है, तो वो ट्रेनिंग वाले पीरियड में जब रहते हैं तो उनको कैडेट्स कहा जाता है। ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब वो फौजी बनते हैं। तो जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं एक परेड में, यानी परेड चल रही है, उसके अंदर वो लोग चल के जा रहे हैं। परेड वगैरह आपने देखी होगी ना, तो उसी तरीके से देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो के अंदर 5 कैडेट्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बना कर आपको दिखाऊं। इसे मान लो रो 1, पहली रो। अच्छा, इस तरह से जो होता है वो आपकी रो होती है, ऐसे ऐसे आपका कॉलम होता है, ठीक है। तो इस तरह से 5 कैडेट्स हैं एक रो के अंदर। अब कितनी रो है इसकी बात नहीं कर रहा है, बस ना बता दिया कि एक रो के अंदर 5 कैडेट्स हैं। हो सकता है 10, 20, 50, कितना भी रो हो सकती है। What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? आपको रूल बनाना है। कैसा रूल बनाना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो जो रूल आपको बनाना है उसमें यह होगा कि अगर नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है, यानी नंबर ऑफ रो आपको दे दी जाए कि इतनी रो है, गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट, तो वो रूल आपको ये बता दे कितने कैडेट्स हैं। जैसे मैंने कहा एक रो है तो एक रो के अंदर 5 कैडेट्स हैं, तो दिया है। 2 रो के अंदर कितने होंगे, चलो इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं कि एक रो के अंदर तो 5 है, ठीक है, ये 5 है। रो 2, दूसरी रो के अंदर, भाई एक रो के अंदर 5, दूसरी रो के अंदर भी 5 होंगे, यानी 5 और हो गए। तो यहाँ अगर इसमें आपको लिख के दिखाऊं कि एक रो अगर है तो उसमें कितने कैडेट्स हैं? 5 कैडेट्स हैं। अगर 2 रो है तो 5 और जोड़ लो, तो ये आपका 5 + 5 10 कैडेट्स हो गए। अगर 3 रो है तो तीनों रो का मिलाकर कितने कैडेट होंगे? पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, 5 + 5 + 5, यानी 15 कैडेट्स हो गए। इसी तरीके से आपका अगर 4 रो है तो 20 कैडेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम बार बार 5 को ऐड करते जा रहे हैं और फिर पता चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ अगर टोटल 29 रोज हैं तो कितने कैडेट्स होंगे? अब पूरा इस तरीके से 4 रो 5 रो इस तरह से निकालते चले जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हमको ऐसा रूल मिल जाए कि बस हमको नंबर ऑफ रो पता है तो उस रूल को अप्लाई करके नंबर ऑफ कैडेट्स निकल जाए। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है,
अगर ध्यान से समझो कि अगर एक रो है उसके अंदर 5 कैडेट्स हैं, अगर सारी चीज़ों को हम 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 रो है तो 5 कैडेट है। अच्छा, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 15 को 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब कहोगे 5 के फॉर्म में क्यों लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखो 5 के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 हर जगह आ रहा है। अगर 1 रो है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जा रहा है। अगर 2 रो है तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 3 रो है तो 5 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर 4 रो है तो 5 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि 29 रो है तो कैसे निकालोगे, तो ये चलते चलते आपको बीच का नहीं निकालना, सिंपल आपको 29 रो दे दिया तो आप कहोगे 5 को हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब रूल बनाते हैं तो वहां हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमको दी होगी उससे हम आंसर निकाल लेंगे। यानी अगर इसी तरह चलते चले जाएं और कोई वेरिएबल हम मान लेते हैं, यहां पर हमको दिया है यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज, कह रहा है नंबर ऑफ रोज के लिए आप n मान लो, तो ये सारा रो ही तो हमारा चलते आ रहा है। तो अगर मान लो n रो है तो उसमें कितने कैडेट्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई n। अब कोई नंबर अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, यानी वेरिएबल आपका अल्फाबेट के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई का साइन हम हटा सकते हैं, यानी सिंपल हम 5n लिख सकते हैं। तो अगर n रो है तो n रो के अंदर कितने कैडेट्स होंगे 5n होंगे। अभी n क्या है ये आपको दिया ही हुआ है, नंबर ऑफ रोज। तो इससे क्या हो गया ना, हमारा रूल क्या बन गया कि नंबर ऑफ कैडेट्स ये किसके बराबर है 5n के बराबर है, और n हमारा नंबर ऑफ रोज है, यानी नंबर ऑफ रो हमको दी होगी तो n की जगह वही रख देंगे। जैसे मैंने कह दिया कि नंबर ऑफ रो 40 है तो बस n की जगह 40 रख दो, यानी 5। अब क्योंकि n की जगह 40 रख रहे हो, नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन फिर आ जाएगा, 5 4 20, तो आपका ये 200 आ गए नंबर ऑफ कैडेट्स। तो ये जो 5n निकल कर आया यही आपका रूल है। तो ये तो मैंने आपको समझाया, इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना। अब आंसर कैसे लिखना है वो समझ लो, ये तो समझ गया ना 5n आंसर आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल n, तो हम ये मान रहे हैं, लेट इसीलिए लगाएं कि हम ये मान रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो n है। तो वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, a मान लो, b मान लो, m n x y कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कोई क्वेश्चन में हमको n दे दिया ना, इसलिए अगर आप लेट ना भी लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल n भी लिख सकते हो। लेकिन अगर जहां नहीं दिया होगा वहां आपको लेट लिखना जरूरी है, लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल n। तो दो चीजों की बात हो रही है, नंबर ऑफ रोज और कैडेट्स की। अब कैडेट्स की बात कर लेते हैं कि एक रो में कितने कैडेट्स हैं। नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो ये आपको दिया है 5। अब आप कहोगे यहाँ लेट क्यों नहीं लगाया, देखो जो वेरिएबल की बात होती है ना, वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 10 11 101 कुछ भी हो सकती है। लेकिन नंबर ऑफ कैडेट्स आपके फिक्स हैं कि 5 ही हैं, आप 6 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते। तो जो एग्जैक्ट नंबर दिया होगा ना तो वहां हम लेट नहीं लिखेंगे। जब वेरिएबल की बात होती है तो वहां हम लेट लिखते हैं, यानी हम मान रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है वो वाला स्टेटमेंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स निकालना है। अगर हमको नंबर ऑफ रोज दी हो तब, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स ये बराबर होगा, तो हमारा क्या आ रहा था 5n। 5n कैसे आएगा, जब नंबर ऑफ कैडेट्स एक रो में जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज से, तो 5 और n मल्टीप्लाई होकर 5n आ जाएगा। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं, यानी हम 5n लिखेंगे ना कि n5। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कैडेट इन अ रो क्या दिया है आपको 5 दिया है, नंबर ऑफ रोज क्या है n है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय n, तो इसको हम लिख सकते हैं 5n। तो ये आपका रूल बन गया, इस तरह से आपको आंसर लिख के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगो हैं, यानी 1 बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। अब कैसे आप लिखोगे, यानी रूल क्या बनाओगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, यानी टोटल नंबर ऑफ मैंगोज अगर हमको निकालना हो और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको दिए हो इन टर्म्स ऑफ, यानी बॉक्सेस के फॉर्म में, यानी सिंपल से ऐसे समझो कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको दिए हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, यूज बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए आप बी यूज करना। तो 1 बॉक्स में 50 मैंगो, 2 बॉक्स के अंदर 50 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 50 कैसे आया था 50 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 बॉक्स हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से करते हुए हमसे कह रहा है कि बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो अगर हमारे पास बी बॉक्स हैं तो 50 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से, यानी 50b, ये आंसर आ गया। तो सिंपल से हमको क्या करना पड़ा कि एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं और टोटल कितने बॉक्स हैं वो तो हमको दिया नहीं है, तो हम बी मान रहे हैं, तो बी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे एक की वैल्यू हमको दी होती थी कि अगर एक बॉक्स में 50 मैंगो तो 2 बॉक्स में कितने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो उस केस में तो आपको पता था कि हाँ 2 बॉक्सेस का पूछा है, यहाँ तो हम रूल बना रहे हैं कि जितने का पूछेगा उसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसलिए हम
वेरिएबल मानना है कि जो भी हमको वैल्यू दी होगी, जैसे हमसे कहा 3 बॉक्स है तो बी की जगह 3 रख देंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेज इक्वल बी। नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं 50। हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज किसके बराबर होंगे, अभी हमने निकाला था कि 50b होगा। इन नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस से। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स 50 है, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं b हैं, तो आपका आ जाएगा 50b। तो ये जो हमसे कह रहा था ना कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म्स में लिखो, यानी जब आप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज का रूल बनाओ तो उसके अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिखने चाहिए। नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी जिसको हमने b माना है। तो यहाँ देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज का रूल क्या बन के रहा है 50b, जिसके अंदर b हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। तो टीचर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बांटती हैं 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल देती हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता चल जाए तो उनको कितनी पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया तो है नहीं, तो एक रूल बना दें कि जब भी हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा कितने स्टूडेंट हैं, तो उसके अंदर उस रूल के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यूज एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमको जब नहीं पता होता तो वेरिएबल मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको नहीं पता ना तो हम एस मान लेंगे, ये हमसे कहा है। तो यहाँ भी ऐसी होगा कि एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिल रही है तो 2 स्टूडेंट को 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 स्टूडेंट को 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह चलता है कि अगर मैं कहूँ कि एस स्टूडेंट है तो कितना मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई एस, तो 5s हो जाएगा। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल एस। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम एस मान लेते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दी जा रही है 5 दी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड, कितनी टोटल पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, ये बराबर होगा नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दी जा रही है और कितने स्टूडेंट हैं। तो हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल दी जा रही है और टोटल कितने स्टूडेंट ये तो हमको नहीं पता, यही तो हम माने हैं कि एस है, तो 5s मल्टीप्लाई होगा 5s, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। तो एक बर्ड है वो 1 किलोमीटर जाती है 1 मिनट में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी एक रूल बना सकते हो, एक फॉर्मूला टाइप का बना सकते हो जहां पर हम डिस्टेंस कवर्ड को बता सकें इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो टर्म्स का मतलब समझ रहे हो कि डिस्टेंस कवर का जब हम फॉर्मूला बनाए तो उसके अंदर हमको फ्लाइंग टाइम दिखना चाहिए, तो अभी बनाएंगे तो आपको दिखेगा। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। यहाँ क्या कह रहा है, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो जो फ्लाइंग टाइम है, कितनी देर तक उड़ रही है, उसको आप टी मान लो। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, इस तरह चलते हुए टी मिनट में, क्योंकि हमको कहा है कि टी मान लो, तो टी मिनट अगर उसका फ्लाइंग टाइम है, यानी टी मिनट तक वो उड़ती है, तो कितना किलोमीटर चलेगी भाई, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2, तो टी मिनट में टी किलोमीटर चलेगी। तो चलिए अब आंसर कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। लेट द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, जो फ्लाइंग टाइम है उसको हम मान लेते हैं टी, क्योंकि हमसे कहा है कि फ्लाइंग टाइम को आप टी मान लो। अब और क्या चीज़ हमको दी है कि 1 किलोमीटर जाती है 1 मिनट में, यही चीज़ आप लिख लो कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाती है। हमको क्या निकालना है, क्या एक्सप्रेस करना है, डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने मिनट तक उड़ रही है। यानी अगर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह चलते हुए टी मिनट की बात हमसे की जाए तो हम क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी 1 और टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 हमारा क्या है, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, और टी क्या है, फ्लाइंग टाइम इन मिनट, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय फ्लाइंग टाइम। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रही है और फ्लाइंग टाइम उसका क्या है, टी मिनट है, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और टी मल्टीप्लाई होगा तो टी हो जाएगा। अगर वेरिएबल 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 हट जाता है, यानी ऐसे 1 टी नहीं लिखते हम, सिंपल टी लिख देंगे। 1 टी का मतलब ये है कि 1 टी है, और सिर्फ टी लिखोगे तो भी एक ही टी दिख रहा है। तो ये टी क्या है, किलोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस कवर किसमें बात कर रहा है, किलोमीटर में। कितनी दूर जाएगी तो बताओगे ना, कितना किलोमीटर जा रही है, मीटर जा रही है, सेंटीमीटर कितना जा रही है, किलोमीटर में बात हो रही है तो टी किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।